ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ लगातार कम हो रही है, उसके बाद भी भारत की ग्रोथ रफ्तार डबल डिजिट में बनी हुई है। जो पहली तिमाही के नंबर आ रहे हैं वो 13.5% जीडीपी ग्रोथ के नंबर हैं और जीवीए ग्रोथ 12.7% है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर हैं, इकोनॉमिस्ट है। स्वागत है मैम आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस नंबर पर पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? हालांकि अनुमान से थोड़े कम जरूर है, लेकिन जिस तरह के ग्लोबल हालात है ऐसे में ये नंबर को आप किस तरह से देख रही हैं? थैंक यू। देखिए, एक्चुअली जो फर्स्ट क्वार्टर के फिगर्स आज आए हैं वो हमारे अनुमान के बहुत ही पास हैं। हमने जीवीए ग्रोथ का 12.6% का अनुमान रखा था और जीडीपी ग्रोथ का 13% का रखा था, तो हल्के से हमारे फोरकास्ट से ऊपर है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है हर देश की, उस फैक्टर से अफेक्ट हो रही है कि उनकी कोरोना की वेव कब हुई थी। अब हमारी जो सेकेंड वेव थी कोविड-19 की, वो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर में थी। और इस वजह से जो बेस है वो बहुत लो था इस क्वार्टर के लिए और डबल डिजिट ग्रोथ तो एक्सपेक्ट करी ही जा रही थी। अगर आप डिसएग्रीगेटेड डेटा देखें तो जैसे कि सारे सर्विसेज सेक्टर्स में बहुत हाई ग्रोथ हुई है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पेंडेमिक से इफेक्ट आया था। और ओवरऑल बिटवीन द रिवाइवल इन द कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स एंड द लो बेस, डबल डिजिट ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड ही थी। जो फिगर आज आए हैं वो ब्रॉडली हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही आए हैं। ओके अदिति, आप अब दूसरा सवाल मेरा ये होगा, जिस तरह से ग्लोबल माहौल बने हुए हैं, एक तो क्रूड की कीमतें, एनर्जी कॉस्ट जिस तरह से पूरी दुनिया में है, ऊपर से यूरोप को लेकर चिंता है, महंगाई वहां पर डबल डिजिट के आसपास है। ऐसे में इस तरह की ग्रोथ क्या आपको टिक रही है? हालांकि 7% के ऊपर की ग्रोथ पूरे साल के लिए आरबीआई का भी अनुमान है। अब आगे आपको किस तरह से ट्रेंड मिलेंगे, या भारत वहां से डी कपल है, एंटी कपल है? भारत की ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल अलग है। पेंटेड डिमांड थी जो वापस लौट रही है, उसका फायदा यहां पर आने वाले समय में, आने वाले तिमाहियों में भी दिखेगा। आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, मेरा भी फोरकास्ट अभी के लिए तो 7.2% ही है पूरे साल का, लेकिन दो फैक्टर्स हैं जो हमें थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। Q1 में एक फैक्टर जो नेगेटिव था, जो ग्रोथ को नीचे दबाया है जिसने, वो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत ऊपर थी इस क्वार्टर में, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से। उससे मार्जिन पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब जो हम देख रहे हैं, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, उनमें थोड़ी बहुत करेक्शन 9-10% के आसपास एज अ होल आई है पिछले 2-2.5 महीने में। तो उसका आगे जाके थोड़ा सा मार्जिन और डिमांड दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। तो एक ये फैक्टर है जिसकी वजह से हम सेकेंड हाफ के लिए काफी रिलेटिवली आई वुड से कंस्ट्रक्टिव है। बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, ग्रोथ आगे वाले क्वार्टर्स में इस 13.5% से काफी नीचे गिरेगी। लेकिन हमें माइंड में ये रखना बहुत जरूरी है कि 13.5% एक बहुत ही कंस्ट्रेंड बेस पे है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें लगता है कि जो एक्चुअल डिमांड है वो थोड़ी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। एक तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज की वजह से, और दूसरा जैसे कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, नीचे की तरफ आएंगे, उससे जो मार्जिन प्रेशर है वो भी थोड़ा कम होगा। और साथ ही साथ कुछ आइटम्स में प्राइसेस करेक्ट भी हो सकती है फेस्टिव सीजन के आसपास, जो डिमांड को सपोर्ट करेगा। हमारे साथ मदन सबनवीर साहब भी हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। सर, स्वागत है आपका। सर, इस ग्रोथ के नंबर को देखते हुए 13.5% जो Q1 ग्रोथ के नंबर आए हैं जीडीपी के, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? ये 13.5% का नंबर हमारे एस्टिमेट से कम है, क्योंकि हमारा एस्टिमेट था कि 14.5 to 15, तो उसके करीब होगा। तो टू दैट एक्सटेंट इट इज अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन ये सब नंबर की वजह, बेस इफेक्ट की वजह से है, सो वी आर नॉट टू मच बॉदर अबाउट इट। और जैसे अदिति बोल रही थी, आई थिंक इफ यू लुक एट द बेसिक कंपोनेंट्स, अगर आप ये ग्रोथ का देखेंगे, वैल्यू एडिशन ग्रोथ वेरियस सेक्टर्स में, और जो भी अगर हम दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आप देखेंगे, जैसे कि जीएसटी कलेक्शन, पीएमआई, ऐसा लगता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेट तो काफी मजबूत है। अगर मैं मजबूत माने, मोर ऑन द लाइन ऑफ सेइंग इट्स स्टेबल काइंड ऑफ ग्रोथ। और हमारा भी एस्टिमेट यही है कि साल के लिए 7.2% है, जो आरबीआई का भी एस्टिमेट है, एंड आई थिंक दैट वी विल प्रॉब्ली बी अचीविंग दैट पर्टिकुलर नंबर। अभी जो सरप्राइज फैक्टर जो वही आ सकता है कि अगर एग्रीकल्चर खरीफ हार्वेस्ट में अगर कोई शॉक आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे अभी सोइंग पैटर्न में चावल और पल्सेस में हम देखा है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन इज लोअर, तो वो एक शॉक हो सकता है।
लेकिन वो भी हमें देखना पड़ेगा कि whether this happens or not. अदरवाइज हम बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि गिवन दैट जो वॉर का कंडीशन था जब साल शुरू हुआ है, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी हैज परफॉर्म फेयरली वेल. ये नंबर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि नेगेटिव बेस पे ये डबल डिजिट ग्रोथ तो इम्प्रेसिव ही है. और दो सेक्टर्स जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस नंबर्स में, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा है फाइनेंशियल सेक्टर और रियल एस्टेट. ये दोनों में जो ग्रोथ हम देख रहे हैं दैट विल बी द रियल ग्रोथ व्हिच वी हैव सीन. और ये दोनों फैक्टर्स है जिसकी वजह से अगर हम इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड भी देखेंगे तो इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन जो देख रहे हैं, आई थिंक इट्स मोर ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट. मदन, आपने बात की खरीफ सोइंग को लेकर, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं खास करके पैडी के, सबसे पहले हमने देखा था व्हीट के जो इस तरह के नंबर आए थे और उत्पादन भी कम रहने का अनुमान है. अब उसी तरह के नंबर अब यहाँ पर दोनों ही जो मेजर हमारी कमोडिटी है, मेजर जो हमारे ग्रेन्स हैं वो धान और गेहूं, इन दोनों के कम उत्पादन की संभावना है. ऊपर से दलहन को लेकर भी चिंता है. हालांकि दलहन की भरपाई तो चने से हो जाएगी कि चने की एम्पल सप्लाई है मार्केट में, लेकिन एक चिंता तो बढ़ गई है. तो ऐसे में क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या ग्रोथ को उस तरह से मोमेंटम को बरकरार रखना, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ का जो सिनेरियो है फिलहाल वो भी काफ़ी फ्रेंजी है क्योंकि कोविड के बाद से जिस तरह के माहौल थे, ऊपर से फिर रूस यूक्रेन युद्ध, तो क्या लग रहा है इन सब के बीच में इस तरह की ग्रोथ 7% के ऊपर पूरे साल में बरकरार रहना मुश्किल नहीं होगा? हम तो अभी तक ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि वी विल डू 7.2%, लेकिन जो आपने फ्लैग किया है दैट इज वेरी मच ट्रू. क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी कमती होती है वी विल सी दैट देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन फार्मर इनकम. और दूसरी बात यह है कि फूड इन्फ्लेशन वो और भी बढ़ेगी और वहाँ पे हमें प्रॉब्लम है क्योंकि अभी तक ये 4 महीने 5 महीने हमने देखा है कि इवन दो इन्फ्लेशन वाज हाई, लोगों का कंजम्पशन हैज नॉट बीन इफेक्टेड. जैसे कि अगर हम जीएसटी कलेक्शन देखेंगे जो प्रॉक्सी है कंजम्पशन के लिए, वी हैव सीन दैट जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन गुड. लेकिन अगर सेकंड राउंड ऑफ इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस, जैसे कि चावल में या पल्सेस में और ऑयल सीड में भी, अगर ऑयल सीड मेरे ख्याल में अभी तक स्विंग पैटर्न तो काफी ठीक रहा है, देन डेफिनेटली आई थिंक दैट विल बी अ कंसर्न क्योंकि वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्क्वीज डिमांड के. और वो फेस्टिवल सीजन और हार्वेस्ट सीजन में जो देखते रहते हैं हम हर साल, वो नहीं, उसमें कुछ कमती हो सकती है. अदिति भी हमारे साथ बनी हुई है. अदिति, अब आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, जिस तरह के ये ग्रेन प्रोडक्शन के नंबर आ रहे हैं और महंगाई को लेकर चिंता ही है, ऊपर से हमारा जो अभी पूरी तरह से हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पा रहा है और मॉनेटरी टाइटिंग तो हो ही रही है, देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है. तो क्या ऐसे में इस तरह के ग्रोथ के नंबर क्या लग रहा है कि सही तरह से हम ले पाएंगे और 7% के ऊपर बने रहना अपने लिए मुश्किल नहीं हो सकता है? देखिए, डबल डिजिट ग्रोथ तो बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं करेगी क्योंकि वो सिर्फ एक लो बेस की वजह से हमें इस क्वार्टर में मिली है. आगे जाके हमारा यह अनुमान है कि जो अभी चल रहा है क्वार्टर, उससे हमें रफली आई वुड से 6.5 से 7% की ग्रोथ हमें लाइकली लग रही है और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में 5 से 5.5% की ग्रोथ हमें लाइकली लग रही है. बहुत फैक्टर्स हैं जो बैक एंडेड पुश देंगे ग्रोथ को, जैसे कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का Q4 में हाई होने के बावजूद अभी तक हमें अनाउंसमेंट नहीं दिखे हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी काफी हाई रही है पिछले कुछ महीनों में. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में हमें लगता है कि बैक एंडेड पुश आएगी. आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फिस्कल डेटा निकला जुलाई तक का, उसमें भी हमें यही दिखा कि जून से जुलाई में कैपेक्स में एक मॉडरेशन हुई है जो नॉर्मली होता है मानसून के महीनों में. वहां पे भी हमें लगता है कि एक बैक एंडेड अपटिक हमें देखने को मिलेगी सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में. एग्रीकल्चर, जैसे मदन जी अभी बोल रहे थे, खरीफ का आउटलुक देखिए हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं है. ये मानसून बहुत ही अनइवन रही है और हमें नहीं लगता कि पिछले साल की एकरेज मीट हो सकती है. लेकिन जो रेजर्वोयर लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमें लगता है कि ये कम से कम रबी के आउटलुक को सपोर्ट कर रहे हैं. तो काफी रीजन हैं जो हमें लगता है कि बैक एंडेड एक पुश मिलेगा ग्रोथ को. तो ऑप्टिकली एक स्लो डाउन दिखेगा क्योंकि बेस इफेक्ट है, लेकिन सेकेंड हाफ में रियल जो अंडरलाइन ग्रोथ मोमेंटम होगा वो बेटर होगा. ओके, ये एक सही बात है. ग्रीन शूट भी दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से
मॉनसून, अब देखिए यूपी सबसे ज्यादा डेफिसिट वाला एरिया था, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जहां पर सबसे कम बारिश हुई थी, अब वहां पर तेज बारिश हो रही है। भले ही वहां पर फसलों को नुकसान हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह की जरूरतें रबी सीजन में होती, जब हम जाते हैं तो हमें नमी की जरूरत होती है, वो फायदा रबी सीजन को डेफिनेटली यहां पर मिलेगा। यूपी में लेट बारिश जो शुरू हुई है अगस्त के आखिरी हफ्ते से, इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा और आगे चलकर ये कर सकता है। और एक 6.5-7% का डबल डिजिट तो हो सकता है कि लो बेस की वजह से दिखे आपको क्वार्टरली नंबर में, लेकिन एनुअल ग्रोथ के नंबर में उस तरह से नहीं दिखेगा। 6.5 से 7.5 के आसपास के ग्रोथ ज्यादातर अनुमान आ रहा है। मदन जी, आप इस पर क्या कहेंगे? लेकिन एक चिंता तो है ही, क्योंकि कई सारे एग्री इकोनॉमिस्ट से भी बात होती है, तो उन सभी का अनुमान है कि सरकार का जो अनुमान है चावल के उत्पादन का, उस अनुमान से 15% तक कम उत्पादन होगा। दलहन उत्पादन भी इसी तरह से 10 से 15% तक कम हो सकते हैं। गेहूं का उत्पादन इस तरह से ही मौसम की वजह से ही, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मी आ गई थी, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसका असर देखने को मिला था। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और फिर मॉनसून लेट अराइवल बहुत सारे राज्यों में, इस सब को देखते हुए अब आगे का अनुमान आप क्या लगाएंगे, या अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवाइज करने वाले हैं आप लोग आगे? मदन जी, यहाँ पे डाउनवर्ड बायस तो जरूर होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि अगर पैडी का प्रोडक्शन में कोई भी कमती होता है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। और जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है, जैसे कि फार्मर इनकम और इन्फ्लेशन पे, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी मोर सीवियर। अभी तो हमारे पास तो ज्यादा स्टॉक साइज, आई डोंट थिंक सप्लाई के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम होगा, तो सप्लाई का कोई इशू नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो फ्री फूड प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है गरीब लोगों के लिए, whether they're going to continue it or not। क्योंकि हमने देखा है कि ऑन अकाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, हमने देखा है कि व्हीट का स्टॉक जो है, गेहूं का स्टॉक जो है, जो बहुत कम हो गया है, और इसलिए ये सेकंड पार्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए उन्होंने चावल का एलोकेशन किया है। नाउ इन केस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पैडी प्रोडक्शन, डेफिनेटली आई थिंक द गवर्नमेंट विल हैव अ प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग एक्सटेंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो यही तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना कमती होता है। कमती तो जरूर होगा चावल में, पल्सेस में भी जरूर होगा, और पल्सेस हमने देखा है कि ज्यादा सेंसिटिव भी है इन्फ्लेशन की तरफ से। तो जैसे हमारा तूर दाल या उड़द दाल या मूंग दाल, दिस प्राइसेस कैन एक्चुअली गो अप वेरी मच सिग्निफिकेंटली इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज इन प्रोडक्शन। क्योंकि दिक्कतें इसलिए सर हो रही है क्योंकि या तो कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पर बारिश से फसल नुकसान हो रहा है, या कहीं पे बारिश ही नहीं हो रही है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो अगर फसल बुआई हो चुकी है तो यील्ड को लेकर चिंता है। तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। अब मदन जी, अब आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि जिस तरह से चैलेंजेज है अभी इन्वेस्टमेंट को लेकर, और आपकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो बढ़ रहे हैं, मार्जिन पर दबाव होना, तो ऐसे में क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह पे ग्रोथ पर असर दिख सकता है? और कोर सेक्टर के ग्रोथ के जो नंबर आए हैं वो भी कम दिख रहे हैं जून के मुकाबले जुलाई में, इसकी क्या वजह है? तो बिल्कुल, अगर आप कोर सेक्टर का प्रोडक्शन नंबर देखेंगे 4.5%, आई विल एट्रीब्यूट इट मोर, क्योंकि ये मानसून का सीजन था, जुलाई में ज्यादा बारिश हुआ, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी था, there has been some kind of curtailment out there। क्योंकि अगर हम दोनों सीमेंट और स्टील को देखेंगे, उनका जो ग्रोथ रेट है 2% के करीब है। So I think that is what has gotten affected। और ये भी शायद अगस्त में रिपीट होगा, द लो प्रोडक्शन नंबर। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि जो फेस्टिवल डिमांड है, दैट इज समथिंग विच शुड बी हेल्पिंग मैन्युफैक्चरिंग। बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, काफी स्टेबल रहेगा, लेकिन कोई एक्सेलरेशन वैसे तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी जैसे आरबीआई का डेटा दिखता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इंक्रीज, लेकिन वो मार्च क्वार्टर के लिए है, और हमेशा चौथी क्वार्टर में देयर इज अ टेंडेंसी फॉर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स टू इंक्रीज। और मेरे ख्याल में जून में फिर से डिप होगा। और जो भी अगर हम देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, वहाँ पे उनका कैपेसिटी गैप तो अभी भी काफी ज्यादा है। सो अगर ये फेस्टिवल डिमांड और एग्रीकल्चर डिमांड और रूरल डिमांड अगर वो पिकअप होगा, आई थिंक इन दैट केस देयर विल बी एन इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नहीं तो मैक्सिमम आई थिंक स्टेबल रहेगा, गिरेगा नहीं, लेकिन आई डोंट सी एनी एक्सेलरेशन इन इन्वेस्टमेंट दिस ईयर। ओके, अदिति जी, आपको क्या लगता है कोर सेक्टर की जो ग्रोथ कम हुई है ये, लेकिन ब्रॉडर टर्म में अगर समझे तो क्या ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी, और कोर सेक्टर को लेकर दिक्कत नहीं है, या आपको दिक्कत दिख रही है अब? देखिए, यही वो पॉइंट है जो हम कह रहे हैं बार बार कि Q1 की ग्रोथ में लो बेस इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे बेस इफेक्ट जाता रहेगा,
वॉल्यूम ग्रोथ अपने आप ही सिंगल डिजिट्स में वापस आ जाएगी। और आज के कोर सेक्टर की ग्रोथ 4.5% आपका इसी का आउटकम है। सारे सेक्टर्स में एक सिक्वेंशियल मॉडरेशन है एक्सेप्ट फॉर स्टील। स्टील में थोड़ा सा पिकअप है जो एक अच्छा अंदेशा है, लेकिन अदरवाइज हमें एक बहुत ब्रॉड बेस्ड स्लो डाउन दिखा है कोर सेक्टर की ग्रोथ में। और मेरे हिसाब से वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाके हमको बहुत ही मॉडरेट टू मॉडरेट दिखेगी अलग सेक्टर्स में, क्योंकि बेस इफेक्ट अब हमारे पीछे है। अब जाके हमें ये देखना पड़ेगा कौन से वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे सिक्वेंशियल मोमेंटम अच्छा बना हुआ है। हमें लगता है कि रिकवरी सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर से आएगी, क्योंकि अब जो कॉन्फिडेंस लेवल्स हैं वैक्सीनेशन के बाद वो बहुत ही फर्क है, और जो पेंटअप डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है सर्विसेज और एक्सपीरियंसेस के लिए। इसलिए ये सेक्टर लीड करेगा ग्रोथ रिकवरी आने वाले महीनों में। बिल्कुल सही आपने कहा कि क्योंकि जिस तरह की डिमांड अब धीरे धीरे अब ब्रॉड बेस्ड सेक्टर में, सिर्फ एक ही सेक्टर नहीं, अलग अलग सेक्टर की भी जिस तरह की डिमांड है, अब लोगों में खरीदारी की जो टेंडेंसी जो कम हो गई थी पिछले 2 साल में, जो आदत खराब भी कह सकते हैं और अच्छी आदत भी, वो अब धीरे धीरे वापस लौट रही है। उसका फायदा डेफिनेटली आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन एक बड़ी चिंता अब ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर है। मदन जी, अब उस पर बात करते हैं, क्योंकि फेड का रुख जिस तरह से सख्त बयान आए थे, हमने देखा था अभी जैक्सन होल की मीटिंग में, और फेड का जो रुख है अभी इस साल देखिए 2.25% के आसपास वो ब्याज दरें बढ़ा चुके हैं, और मई से अब तक देखिए आरबीआई करीब करीब 140 बेसिस पॉइंट्स मेरे हिसाब से बढ़ाया है आरबीआई ने। तो एक डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है उससे अपना रुपया कमजोर हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर हम आधे % या 3/4% सितंबर में अगर फेड बढ़ाता भी है, तो हम उस 75 बेसिस तो हम नहीं बढ़ाने वाले, आरबीआई तो नहीं बढ़ाने वाला है, तो उसका असर रुपए पे हो रहा है। डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, 2 दशक की ऊंचाई पर है। ऐसे में क्या लग रहा है, इससे हमारा इंपोर्ट का खर्चा ज्यादा होगा और फिस्कल डेफिसिट को लेकर चिंता बढ़ेगी? अगर हम एक्सचेंज रेट को देखेंगे, जैसे कि अभी डॉलर यूरो का रिलेशन पैरिटी से भी ज्यादा हो गया है फॉर द डॉलर, एक से कम हो गया है, विच रियली मीन्स दैट जो डॉलर का स्ट्रेंथ जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। उसी की वजह से हमने देखा था कि रुपये का वैल्यू भी 80 से ऊपर गया, और तब आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद फिर 79.50 तक पहुंचा कल शाम को जब मार्केट बंद हुआ है। ये टेंडेंसी तो कंटिन्यू ही करेगा जब तक डॉलर स्ट्रांग होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर इंक्रीजेस, ऑल करेंसीज स्टार्ट डिप्रिशिएटिंग। पर अगर हम सारे मेजर इमर्जिंग मार्केट्स करेंसीज को से कंपेयर करेंगे, जो डिप्रिसिएशन गिरावट देख रहे हैं रुपये में, इट इज एट द मीडियम लेवल, सो दैट इज समथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर अस। और हम बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक का जो भी मैनेजमेंट फॉरेक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज हेल्प अ लॉट इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज रुपये। तो ये तो एक बात है, लेकिन दूसरी बात जो है कि हमारा जो फंडामेंटल्स है, जैसे कि हम देखेंगे कि अगर इंडियन इकोनॉमी 7% या 6.5-7% का ग्रोथ देखेंगे, इंपोर्ट का जो डिमांड होगा दैट विल कंटिन्यू। एक पॉजिटिव यहाँ पे है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस तो कम हुए हैं, तो अगर हम मेटल्स का देखेंगे, एडिबल ऑयल्स का देखेंगे, वो कम हो गए हैं। लेकिन ये क्रूड ऑयल जो है कभी कभी 100 से ज्यादा होता है, कभी कभी 100 से कम होता है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे इंपोर्ट बिल पे थोड़ा सा मॉडरेशन तो आएगा। लेकिन जो फंडामेंटल्स हमारा है एक्सटर्नल सेक्टर पे काफी वीक हो गया है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट का जो ग्रोथ पहले हमने देखा है पहले 1-2 महीने में, दैट हैज नॉट बीन वीकेंड, और ट्रेड डेफिसिट भी वाइडन हो गए हैं। तो यहाँ पे हम यही देखते रहेंगे कि अगर ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर ये फिर से दोबारा भारत में आएंगे, आई थिंक देन वी कैन एक्चुअली होप टू सी सम डिफरेंस। हाँ, तो उसी से कोई स्टेबिलिटी हो सकता है एक्सटर्नल अकाउंट में, नहीं तो वो प्रेशर तो रहेगा। और आरबीआई जैसे ही भी इन्फ्लेशन का नंबर देखेंगे जो 7% के करीब होगा, इट विल बी अनदर 50 बेसिस पॉइंट। बिल्कुल सर। इन द नेक्स्ट, हालांकि जिस तरह के यील्ड यूएस में भी बढ़ रहे हैं, उससे एफपीआई निवेश पूरे इमर्जिंग मार्केट में आने को लेकर चिंता बनी हुई है। लेकिन क्रूड, जैसा आपने भी कहा, एक बड़ी चिंता है, क्योंकि बार बार 100 के ऊपर है। तो 100 के ऊपर मदन जी अगर क्रूड रहता है बना हुआ, तो हम कितने समय तक सरवाइव करेंगे इस लेवल पे, क्या लग रहा है? क्योंकि $100 के, क्योंकि अंडर रिकवरी कम भले हुई है, लेकिन अभी भी अंडर रिकवरी है, उनको लॉस हो रहा है हमारे ओएमसीज को। तो ऐसे में हम कब तक सरवाइव करेंगे? जब तक इन्फ्लेशन ये 6.5-7% तक होगा, आई थिंक गवर्नमेंट कोई रिविजन नहीं करेगा प्राइसेस में।
और ये भी हमें याद रखना है कि हम 2024 तक जा रहे हैं, फिर वो पॉलिटिकल इलेक्शंस वो सब की बात रखेंगे। सो आई डोंट थिंक जब तक इन्फ्लेशन ये 6% से 6% से ज्यादा रहेगा, मेरे ख्याल में ये पूरे साल में 6% के ऊपर ही रहेगा अगले 6 से 7 महीनों में। आई डोंट थिंक फिस्कल हिट नहीं होगा, लेकिन ओएमसीज को ये बर्डन लेना पड़ेगा। अब अदिति जी, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि क्रूड जिस तरह से 100 के ऊपर बना हुआ है, हालांकि बीच बीच में डिप भी देखने को मिलते हैं और आज गिरावट भी दिख रही है, लेकिन किस तरह से इकोनॉमी की रफ्तार, बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका क्या करेंगे, कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे ऐसे में? देखिए, क्रूड ऑयल थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुआ है और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि यहाँ पे तो हम बिल्कुल ही प्राइस टेकर्स हैं। काफ़ी कमोडिटीज जो हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा एमपीसी के कंट्रोल में बहुत ही कम है। तो ये तो एक फैक्टर है जिसके साथ हमें जीना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जिस तरह से फेडरल रिजर्व की हॉकिश कमेंट्री आ रही है, वहाँ अभी भी एग्रेसिव रेट हाइक चलती रहेंगी। और जिस तरह से बात हो रही है कि डिमांड को सप्लाई के लाइन में लाना है, तो कमोडिटी प्राइसेस का करेक्शन काफी मेरे को तो लाइकली लग रहा है कि कंटिन्यू करेगा, अनलेस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स फिर से ऊपर छिड़ जाते हैं। क्योंकि अलाइनमेंट तभी होगी अगर कमोडिटी प्राइसेस लोअर डिमांड को देखकर करेक्ट होंगी, तो उससे हमें एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की ग्लोबल ग्रोथ को लेकर भी चिंता है, तो ये हो सकता है शॉर्ट टर्म में दिक्कतें हो, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली जो क्रूड की कीमतों या बाकी कमोडिटी की कीमतें नीचे की तरफ आएंगी, फिर भारत को भी फायदा होगा। और कई सारे इकोनॉमिस्ट और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी अनुमान है कि नवंबर दिसंबर के बाद जैसे जैसे हम क्रिसमस की छुट्टियों की तरफ बढ़ेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध भी समाप्ति की ओर जाएगा, क्योंकि या तो आइदर वहाँ के आर्मी, रूस की जो सेना है वो वापस खुद से चले जाए या उनको वापस बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर छुट्टियों में वो वापस जाना चाहेंगे। शुक्रिया मदन जी आपका, अदिति जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरी एनालिसिस में हिस्सा लिया और जीडीपी के आंकड़ों को समझाया किस तरह का आगे का ट्रेंड रह सकता है और पूरा सिनेरियो ग्लोबली कैसा है।